Hello, it's a lovely good evening from here in Delhi, and as always, hope that each one of you are absolutely fine and absolutely hail hearty and, of course, cheerful too. So, in this particular session, as usual, the normal question is what we are supposed to start. In fact, today we have decided to take off with what we call Accounting Standard AS1, Disclosure of Accounting Policy. This is the topic which we are going to start in this particular session. Correct? So if you are ready, as always, we too on our side are absolutely ready, and so you please then pick out your what we call pen, pencil, and be ready with your register too, because you will have to write a lot today, because we simply do not want to give what we call theoretical discussions on this. We will supplement it with lots of writing, so you will have to do lots of writing today along with me. Correct? So as I said, so we can now proceed, isn't it? There are a few students down here actually who are still very late. That is not a very good thing. You must understand that these are simultaneous classes which are running down both face to face and online. So I am requesting the face to face students, so be on time and take up your seats. Yes. Now close the door actually and don't give entry to those now who will come up right now. Well then. सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, बेटे इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का ये जो स्टैंडर्ड है, इसका ताल्लुक बेसिकली किससे, नाम से ही पता लग रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। करेक्ट? यानी कि स्टैंडर्ड कहता है किसी भी एंटिटी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब क्या निकला, पहले यह समझना जरूरी है। करेक्ट? अभी आपको लिखना नहीं है, जब मैं आपको लिखने के लिए बोलूं तब आपने लिखना है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कुछ बता रहा हूं। मान लेते हैं दो फॉर्म्स हैं, एक है फॉर्म एक्स और एक है फॉर्म वाई। दोनों फॉर्म्स ने इस साल क्या करा, ईयर 1 की बिगनिंग में प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। करेक्ट? मान लेते हैं फॉर्म एक्स ने 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी और इन्होंने भी 5 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। फर्म एक्स ने डिसाइड करा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%, और फर्म वाई ने डिसाइड करा कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन इसका कितना होगा, 50,000। ऑफ कोर्स इसका भी 50,000 होगा, यानी कि फर्स्ट ईयर के बाद इनकी बुक वैल्यू 4,50,000 एंड 4,50,000 होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब सेकेंड ईयर के बाद जब सेकेंड ईयर के एंड में जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इसमें तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, इसलिए हम 50,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जबकि इसमें हम 45,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसका मतलब जब सेकेंड ईयर की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, जब सेकेंड ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करी जाएंगी, तो आपने देखा सेकेंड ईयर में फर्म एक्स का जो डेप्रिसिएशन है वो 50,000 का है, जबकि फर्म वाई का डेप्रिसिएशन बेटे कितने का है, 45,000 का है। बात समझ में आ रही है जो मैं कहना चाहता हूं? जाहिर है कि फर्म एक्स ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 डेबिट करे हैं और फर्म वाई ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 45,000 डेबिट करे हैं। अब अगर मैं इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहा हूं और मैं इन दोनों के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को देखूंगा, तो आई वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड दिस डिफरेंस। Why firm X is charging 50,000 worth of depreciation and why firm Y is charging a depreciation to the extent of 45,000. But I can derive some meaningful what we call ideas and reasons provided I am having disclosure of accounting policy. मान लेते हैं कि फर्म X ने और फर्म Y ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करा है। डिस्क्लोज का मतलब है सेपरेटली उन्होंने इनको लिखा है। मान लेते हैं फर्म X ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी का जो डिस्क्लोजर बनाया उसमें लिखा हुआ है कि वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस, और फर्म वाई ने डिस्क्लोजर बनाया कि वी आर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू बेसिस। नाउ आई एम इन ए बेटर पोजीशन, एज आई सेड अर्लियर, टू डिराइव द रीजन एक्चुअली व्हाई देयर इज अ डिफरेंस एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो इसलिए डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की जरूरत पड़ती है, सो दैट जो भी किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं, दे गेट सम मीनिंगफुल व्हाट वी कॉल बेसिस
to arrive over some meaningful conclusions. Are you getting my point or not? क्योंकि अकाउंट्स में ऐसी हजारों लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैं जिसके की ऑल्टरनेटिव यानी कि वैकल्पिक ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अकाउंट्स में ऐसी कई ट्रांजैक्शन है जिसको हम अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करना है, फर्म ए फीफो मेथड से कर सकती है, फर्म बी वेटेड एवरेज मेथड से कर सकती है, फर्म सी लीफो मेथड से कर सकती है, फर्म डी स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड से कर सकती है, कोई नीफो से कर सकती है, नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट, कोई हीफो से कर सकती है, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। तो एक ही चीज को रिकॉर्ड करने की कई मेथडोलॉजीज हैं और यहीं से प्रॉब्लम आती है। अगर हर फर्म अलग 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 ट्रीटमेंट या अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करेगी, देन इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसलिए ये स्टैंडर्ड एक दबाव डालता है, एक प्रेशर डालता है अपनी एंटिटीज के ऊपर कि आपने जो भी अपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं उनको आप अलग से सेपरेटली डिस्क्लोज करें। और क्यों करें ये मुझे अब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये स्टैंडर्ड का बेसिक थीम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि स्टैंडर्ड का बेसिक थीम क्या है? आइए सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में कुछ लिखना शुरू करते हैं। आप लिखें, पहले तो मेरे साथ साथ लिखना है बेटे, और साफ सुथरा लिखना है। AS1 टाइटल लिख लिया आप लोगों ने? साथ साथ में टाइटल डिस्क्लोजर, पहले तो आप लिखे मेरे साथ, स्टैंडर्ड डील्स विद, स्टैंडर्ड डील्स विद, किससे डील करता है? स्टैंडर्ड डील्स विद disclosure of accounting policies, disclosure of accounting policies, disclosure of accounting policies, जो कि मैंने आपको बताया। तो स्टैंडर्ड जो है वो डील करता है किससे? डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी से। यानी कि स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट द डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस which an entity actually uses in preparing its financial statements। आइए थोड़ा ये भी लिख ही लें। मैंने कहा बेटे लिखना पड़ेगा, जिनको लिखने की आदत नहीं है तो वो बाद में लिखा लिखाया पढ़ लें। करेक्ट? तो स्टैंडर्ड बेसिकली standard basically talks about disclosure of accounting policies, disclosure of accounting policies, disclosure of accounting policies and fundamental assumptions, as we will see later on, fundamental assumptions which an entity use in preparation of financial statements, preparation of financial statements। तो सिंपल वर्ड्स में स्टैंडर्ड बेसिकली कुछ बातचीत करता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में और उन एजम्पशंस के बारे में जो एक एंटरप्राइज जनरली यूज करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े हमें मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है। आइए थोड़ा सा अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स and methods which are adopted by an entity in preparation of what we call their financial statements। तो हम कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं या मेथड्स हैं जो एक एंटिटी यूज करती है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। और मैं कह चुका हूं
जैसे मान लो मैं एक एंटिटी हूं और मैंने डिसाइड करा कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैं डिसाइड करूंगा कौन सी चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए एक अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करते वक्त, उसके बारे में हम अभी बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन मान लेते हैं कुछ चीजों के आधार पर मैंने डिसाइड करा कि मैं अपनी इन्वेंट्री को फीफो के आधार पर वैल्यू करूंगा। तो फीफो पर वैल्यू करूंगा, तो यहां फीफो क्या हो गया, एक मेथड हो गया। इज इट क्लियर टू यू? तो सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग पॉलिसी कुछ पर्टिकुलर मेथड्स हैं जो कि अडॉप्ट करे जाते हैं किसी एंटिटी के द्वारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज आर पॉलिसी लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, पॉलिसीज आर स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर, आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग principles and methods adopted by the entity in preparation of फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हम कुछ पर्टिकुलर मेथड्स और प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करते हैं, वही हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कहलाती है। अब जैसे कि मैं कह चुका हूं, हजारों अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, हजारों, देयर आर नंबर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज व्हिच एन एंटरप्राइज कैन यूज as far as measurement of a particular transaction is concerned. Actually that is the problem. अब लेकिन फिर आपके दिमाग में ये बात आती होगी, तो सर स्टैंडर्ड एक ही पॉलिसी क्यों नहीं बना देता? बेटा ये पॉसिबल नहीं है। कभी आपने सोचा है जब आप रेलवे से जर्नी करते हैं या फ्लाइट से जर्नी करते हैं तो वहां तीन क्लासेस क्यों होती है? फ्लाइट से करेंगे एग्जीक्यूटिव भी होगी, इजंट इट और नॉट, जनरल क्लास भी होगी। रेलवे से करेंगे तो उसमें भी कई क्लासेस होती है, एसी, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास क्यों होती है? हम एक ही क्लास क्यों नहीं बना देते? डेट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? ताकि हर व्यक्ति अपने बजट के हिसाब से, अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ट्रेवल कर सके। डेट इज द रीजन, एंड डेट इज ऑल्सो द रीजन वाई वी कांट हैव व्हाट वी कॉल ए सिंगल टाइप ऑफ व्हाट वी कॉल ट्रेवल क्लास। तो ये प्रॉब्लम है। इसी तरह जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, कोई बहुत बड़ा होता है, कोई उससे छोटा होता है, कोई बिल्कुल नानू सा होता है, छोटा सा होता है। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हम ये प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करना है। तो इसलिए कितनी भी स्टैंडर्ड की कोशिश ये होती है कि हम यूनिफॉर्मिटी लाएं, हार्मनी लाएं, रेगुलरिटी लाएं इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट स्टिल देयर इज रूम फॉर एडॉप्शन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। यानी कि स्टैंडर्ड हमें कुछ लिबर्टी देता है कि हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज जब फर्म यूज करेंगी तो उससे फर्म की जो परफॉर्मेंसेज हैं या जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उसमें डिफरेंस आएगा। उन डिफरेंस का रीजन समझने के लिए अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर जरूरी है। स्टैंडर्ड की बेसिकली ये मान्यता है। इज इट क्लियर टू यू? तो अब मैंने कहा नंबर ऑफ पॉलिसीज हैं, जैसे कि मैं आपको बताने की कोशिश करूं। आइए जी, एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब अकाउंटिंग पॉलिसीज के कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, ये तो आपको मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम होने चाहिए। जैसे कि अभी मैंने बताया था वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। अब हमारे दिमाग में अधिकतर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री आता है, तब तक आप कुछ और सोचो ताकि हम और एग्जाम्पल भी लिख सकें। मैंने बताया था इन्वेंट्री को वैल्यू करते वक्त मैं फीफो मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं वेटेड एवरेज का भी कर सकता हूं, वेटेड एवरेज
मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं रिटेल कॉस्ट मेथड भी इस्तेमाल कर सकता हूं। डिपेंड करता है कि मेरी फर्म की नीड क्या है, मेरी फर्म की एफोर्डेबिलिटी क्या है किसी पर्टिकुलर टेक्निक को अडॉप्ट करने की। रिटेल कॉस्ट मेथड। इसी तरीके से आपने देखा होगा वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। सुना है कभी वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट? सर सुना तो है। अब वैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, मान लेते हैं कोई फर्म है वो अपने फिक्स्ड एसेट को वैल्यू करती है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, यानी कि ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी है। सपोज फर्म ए वैल्यूज इट्स फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट ओनली। मान लो आप किसी फर्म की बैलेंस शीट को देख रहे हैं और उसने लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख, फर्नीचर 5 लाख, यानी कि उसने लेस डेप्रिसिएशन करके नहीं दिखाया हुआ, और नीचे उसने लिखा हुआ है फर्म वैल्यूज इट्स फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट ओनली। तो उन्होंने अपनी पॉलिसी डिस्क्लोज करी हुई है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, कोई फर्म हिस्टोरिकल कॉस्ट पर कर सकती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब कोई फर्म कहेगी कि भाई हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर नहीं करेंगे, हम मार्केट वैल्यू पर करेंगे, तो दूसरी फर्म मार्केट वैल्यू पर कर सकती है। कई है, तो डिपेंड करता है मैंने कहा फर्म की नीड, और हम देखेंगे कौन सी वो आधार हैं जिस पर अकाउंटिंग पॉलिसी डिपेंड करती हैं, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। इसी तरीके से सी, रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट। जब हम फिक्स्ड एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो तब भी हमारी अलग अलग रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, तब भी हम डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी यूज कर सकते हैं। करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अपने फिक्स्ड एसेट को अगर वैल्यू करना चाहता हूं तो हो सकता है मैं मार्केट वैल्यू मेथड पर करूं, मार्केट वैल्यू के हिसाब से करूं, मार्केट वैल्यू, या फिर मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से कर लूं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड। तो ये अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी आप देख रहे हैं, एक ही चीज के लिए कई विकल्प हमारे पास मौजूद हैं। करेक्ट। इसलिए अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर जरूरी आता है। आइए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज कर लेता हूं, अभी हम इसी पॉइंट की चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह से इसी तरीके से आपने पढ़ा हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू के बारे में, पढ़ा है ना इससे पहले की क्लासेस में, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के रेवेन्यू को मेजर करने के लिए भी कई अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं। जैसे कोई फर्म कह सकती है भाई हम तो इसको कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मेजर करेंगे, कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। कोई फर्म इसके हिसाब से मेजर कर सकती है। दूसरी फर्म बोलेगी नहीं हम तो इसको प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड के हिसाब से करेंगे, प्रपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। के हिसाब से करेंगे। समझ में आया? इसी तरीके से ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है, ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। कोई फर्म कहेगी कि हम इसको इनकम के रूप में लेंगे, कोई फर्म कहेगी नहीं हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, डिडक्ट करेंगे कॉस्ट में से, डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट। इसी तरह डेप्रिसिएशन जो सबसे कॉमनली यूज्ड है। अब डेप्रिसिएशन के बारे में कोई फर्म कह सकती है कि भाई हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड से इस्तेमाल करेंगे, कोई रिटन डाउन वैल्यू का यूज करेंगे, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड का करेगा, एंड सो ऑन। So there are number of accounting policy, and you must now understand actually why it is imperative, why it is necessary for every enterprise to have a disclosure of accounting policy, because
Those who are analyzing the financial statement, they must be in a position to figure out what exactly the reason behind what we call the deviations or differences in the ultimate financial results. तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करें। बात समझ में आई कि नहीं आई? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? आइए जी, अब नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं। ओहो, ये मैं आपकी स्लाइड से कैसे अलग हो गया? मैं जरा कोशिश करता हूं कि आपके सामने जल्दी से आ जाऊं। ये कभी कभी, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक पैड में ये जरा चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़े एक सेकंड का मेरे को टाइम दीजिए। इट्स pretty chilly out in Delhi today and I need a cup of coffee also, so that's what for I had gone. Thank you so much for the permission given to me. Correct? अब जैसा कि मैंने कहा, जब डिस्क्लोजर कोई एंटरप्राइज करती है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज का, अगर मैं आपसे पूछूं उसका क्या फायदा होता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी का क्या फायदा हो गया? नंबर वन, यू आर नाउ इन ए बेटर पोजिशन टू अंडरस्टैंड the financial statement. Are you getting my point or not? Secondly, now you are in a better position to have a meaningful comparison of the financial statement of different entities. So हम कह सकते हैं benefits of disclosure of accounting policies. Benefits of disclosure ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, साथ साथ लिखना भी है बेटे, हाँ या ना? वन, एक तो मैंने कहा नंबर वन, इट गिव्स ए बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द यूजर्स, करेक्ट, प्रोवाइड्स बेटर अंडरस्टैंडिंग to the users. Correct? B, users can derive meaningful reasons regarding the differences between financial results of two entities. तो अब आप बेटर पोजीशन में, आपको एग्जैक्टली रीजन पता लग जाएगा कि वहां पर डेप्रिसिएशन ज्यादा क्यों है, वहां पर कॉस्ट ज्यादा क्यों है, करेक्ट, या वहां पर रेवेन्यू ज्यादा क्यों है। अगर सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर होगा अकाउंटिंग पॉलिसीज का, करेक्ट, तो तभी तो आपको पता लगेगा इन रीजंस के बारे में, इजंट इट और नॉट? तो इसलिए ये जरूरी है। आइए जी, अब एक बड़ा अहम पॉइंट है बेटा इसमें। स्टैंडर्ड कहता है कि ये मैनेजमेंट की ड्यूटी है कि वो बेस्ट से बेस्ट अकाउंटिंग पॉलिसी को चुने, लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते वक्त हमें कुछ क्राइटेरियाज का ध्यान रखना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा इससे पहले के लेवल पे। स्टैंडर्ड कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी को चुनते वक्त एक तो आपको प्रूडेंस बतरना है। प्रूडेंस का मतलब अगर मैं कहूं एक सिंपल भाषा में, वैसे तो प्रूडेंस का मतलब होता है कॉशन, CAUTION, सावधानी बरतना। और अगर मैं लिटरल इंग्लिश में उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं तो मैं कहूंगा यू मस्ट थिंक बिफोर लीप, छलांग मारने से पहले थोड़ा आप सोचो। तो कॉशन, सोच के, समझ के, या विजडम से, इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना, ये सब सिनोनिमसली यूज करे जाते हैं प्रूडेंस से। समझ में आया प्रूडेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या है? तो स्टैंडर्ड कहता है कि किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट करने से पहले वी शुड बी वेरी वेरी प्रूडेंट।
हमें सोच के, समझ के और अपनी इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कर करके अकाउंटिंग पॉलिसी का यूज करना चाहिए या एडॉप्शन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट मैं आपको देने की कोशिश करूं, मान लो आपकी कोई एंटिटी है और आपने इस साल 5 लाख रुपए के गुड्स मिस्टर ए को बेचे। आपने गुड्स बेच दिए, अभी आपको कैश कलेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो अगर हम सोचेंगे, समझेंगे और इंटेलिजेंसी या विजडम लगाएंगे तो हम इस कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि हमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेल हो चुकी है। करेक्ट? जब कोई सेल हो जाए और एट द सेम टाइम अगर हमें यह लगता है कि जो पैसा हमें मिलने वाला है उसकी कलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वी शुड बी इन ए पोजीशन, और शुड आई से वी शुड रिकॉग्नाइज दैट पर्टिकुलर व्हाट वी कॉल रेवेन्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो यही वजह है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 9 भी ये कहता है। तो कहने का मतलब है कि हमें प्रूडेंस बरतना चाहिए। इसी तरीके से अब आपने सुना होगा कि हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। आप अकाउंट्स में कई प्रोविजन बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो प्रूडेंस के आधार पर ही बनाते हैं, कॉशन के आधार पर, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई तुमने 10 लाख का सामान बेचा है, शायद 2% आपको इसमें से पैसा ना मिले, तो आप उसके लिए एक प्रोविजन बनाते हो। दैट इज नथिंग बट योर प्रूडेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? फिर स्टैंडर्ड कहता है एक तो प्रूडेंस का इस्तेमाल करेंगे, फिर स्टैंडर्ड कहता है कि जब हम अकाउंटिंग पॉलिसी कोई अडॉप्ट करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना होगा, आपने ये टर्म बहुत पहले से, बिल्कुल शुरुआत से पढ़ी है, लेकिन कई बार कई बच्चों को अभी तक वो समझ नहीं आई है। आपने पढ़ा है ना, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये दूसरा कंसीडरेशन है। पहला कंसीडरेशन है प्रूडेंस। किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करने से पहले, उसके सिलेक्शन से पहले हमें सोच के, समझ के, विजडम से काम करना है। फिर दूसरा स्टेप है कि हमें सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ख्याल करना है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, ये हम 11-12 से सुनते चले आ रहे हैं टर्म। अब हम प्रोफेशनल लेवल पर आ गए, लेकिन कई बार ये टर्म क्लियर नहीं होती। बेटे, सब्सटेंस का मतलब क्या है? सब्सटेंस का मतलब है हकीकत, हकीकत, रियलिटी। और फॉर्म का मतलब है जो ऊपर से नजर आ रहा है, जो सिर्फ ऊपर से नजर आ रहा है। अब मान लेता हूं आपने हायर परचेस नाम का कोई चैप्टर कभी ना कभी इससे पहले के लेवल पे करा होगा। हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है कि मैं डाउन पेमेंट देकर के एसेट का पोजीशन ले लेता हूं, लेकिन वो एसेट मेरा तो नहीं हो गया। जब तक मैं उसको सारी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करूंगा तब तक तो ओनरशिप मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन मैंने डाउन पेमेंट दी और मैं एसेट को ले आया। अगर मैं फॉर्म का मतलब है ऊपर से अगर देखूं, सिर्फ ऊपर से देखूं, ऊपर का मतलब ये नहीं कि मैं ट्रांजैक्शन के ऊपर चढ़ करके देखूं, इसका मतलब है अगर मैं उसको सिर्फ एक नॉर्मल तरीके से देखूं तो फॉर्म तो ये कहती है कि ये एसेट मेरा नहीं है, क्योंकि एसेट मेरा तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं फाइनल इंस्टॉलमेंट पे ना करूं। लेकिन अगर मैं और डीपली जाकर के हकीकत देखूं तो इस एसेट का इस्तेमाल तो अब मैं ही करूंगा, मैं ही उसका यूज करूंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? भले ही मैं लीगली एसेट का ओनर नहीं हूं, लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो उस एसेट का इस्तेमाल तो मैं ही कर रहा हूं। आई एम यूजिंग दैट पर्टिकुलर एसेट, आई एम डिराइविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स, आई एम कंट्रोलिंग द एसेट। और यही एसेट्स की परिभाषा भी है। एसेट्स की परिभाषा क्या है? व्हाट वी मीन बाय एसेट? एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय एन एंटरप्राइज and it is capable of fetching economic what we call benefits to you। ये आपने अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में कभी पढ़ा भी होगा। तो यही वजह है कि हायर परचेज सिस्टम पे खरीदे गए एसेट लीगली हमारे हैं तो नहीं, वी आर नॉट द ओनर्स। इन स्पाइट ऑफ दैट हम उसको अपनी बैलेंस शीट में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाते हैं। यानी कि यहां हायर परचेज सिस्टम पे खरीदे गए एसेट को अपनी बैलेंस शीट में दिखाना, यह हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी है। और हमने ये अकाउंटिंग पॉलिसी क्यों अपनाई? बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमने हकीकत को देखा, हमने सिर्फ ऊपर से नहीं देखा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जरा मैं चाय पी लूं, बोलना भी बहुत पड़ रहा है आज की क्लास में। तो दूसरा कंसीडरेशन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सर ये एग्जाम्पल तो हम कई बार सुन चुके हैं, दूसरा एग्जाम्पल दे दो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का। अच्छा, पहले सुना हुआ है ये वाला, चलो फिर मैं दूसरा दे देता हूं। अब दूसरा मैं आपको क्या दूं? अच्छा,
मान लेते हैं मिस्टर ए नाम का कोई आदमी है, करेक्ट। मिस्टर ए नाम का कोई आदमी है और वो ट्रेवल एजेंट है। चलो जी, वो एक ट्रेवल एजेंट है। ट्रेवल एजेंट का मतलब है, जैसे कि मान लेते हैं आपको मुंबई जाना है दिल्ली से, आपने उस ट्रेवल एजेंट को लेट अस से 2500 रुपीज दिए, 2500 रुपीज दिए, बिकॉज ही इज जस्ट ए ट्रेवल एजेंट, ही इज नॉट ए ट्रेवल टूर एंड कंपनी। रिमेंबर वन थिंग, ही इज ए ट्रेवल एजेंट। अब मान लेते हैं ये ट्रेवल एजेंट का एसोसिएशन है किसी टूर एंड ट्रेवल कंपनी से, यानी कि ही वर्क्स ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेवल टूर एंड कंपनी। तो ये एजेंट क्या करता है, ट्रेवल टूर एंड कंपनी के लिए क्लाइंट लाता है और मान लेते हैं एग्रीमेंट ये है कि ट्रेवल टूर एंड कंपनी इसको 100 रुपए कमीशन देती है। अब आपने इसको 2500 रुपीज दिए मिस्टर ए को, तो क्या मिस्टर ए, नो डाउट मिस्टर ए इज रिसीविंग 2500 फ्रॉम यू, तो क्या मिस्टर ए को 2500 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए? फॉर्म तो यही है, बाहर से तो यही दिख रहा है कि मिस्टर ए के पास 2500 रुपीज आए, लेकिन हकीकत क्या है, 2500 में से उसके पास सिर्फ 100 रुपए आए उसके कमीशन के, 2400 रुपए तो उसको ट्रेवल एंड टूर को देने पड़ेंगे। तो अगर आप रियलिटी को देखेंगे तो रियलिटी के हिसाब से उसका रेवेन्यू, मिस्टर ए का रेवेन्यू 2500 नहीं है, इट विल बी ओनली 100 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो इसलिए हमें सब्सटेंस को ध्यान में रखना पड़ता है अकाउंट्स में, अकाउंटिंग पॉलिसी के कंसिडरेशन में। और तीसरा मटीरियलिटी, ये भी आपने 11-12 से बहुत बारी पढ़ते पढ़ते चला है और बहुत लंबा सफर उसके बाद तय करके आप अब फाइनल में करीब प्रोफेशनल लेवल में आ गए, इजंट इट और नॉट? अब प्रोफेशनल लेवल पे आने के बाद अब आपको ये चीजें बहुत अच्छी तरह मालूम होनी चाहिए। प्रूडेंस का मतलब, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब, एक तीसरा होता है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी का मतलब, वैसे इसको बहुत क्या कहें, एक्सप्लिसिट तौर पर स्टैंडर्ड ने एक्सप्लेन नहीं करा है, लेकिन स्टैंडर्ड का यहां मतलब यह है कि किसी आइटम को हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करें या ना करें, वो उसकी मटीरियलिटी, मटीरियलिटी का मतलब है इंपॉर्टेंस। और यहां इंपॉर्टेंस भी कब बनती है, उस आइटम के साइज पर, उस आइटम के अमाउंट पर। तो अगर तो वो आइटम किसी एंटरप्राइज की निगाहों में इंपॉर्टेंट है या उसकी साइज बड़ी है और फर्म को लगता है कि अगर हम इस आइटम को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो यूजर्स ठीक तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए इसको हमें डिस्क्लोज करना चाहिए। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड यहां एक्सप्लिसिट नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका रीजन यह है, स्टैंडर्ड सिर्फ यह कहता है कि कोई पर्टिकुलर अमाउंट किसी बड़ी कंपनी के लिए मटेरियल नहीं हो सकता, लेकिन वही अमाउंट किसी छोटी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 में तो आपको मालूम ही है, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है कि कोई आइटम मटेरियल है, अगर आपने शेड्यूल 3 पढ़ा है कंपनीज एक्ट 2013 का, एन आइटम ऑफ इनकम ऑन एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ द रेवेन्यू, आपने पढ़ा है ना, फ्रॉम द ऑपरेशन। लो जी, ये क्या हो गया, कभी कभी ऐसा हो जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट, आई एम हियर ओनली। वो क्या होता है कि बात करते करते कंप्यूटर पे अगर पेन नहीं लगेगा ना, यहां पर ये इसके ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप भी नहीं, इसको वैकॉम कहते हैं एक्चुअली, तो और वैकॉम में मैं कई बार कह चुका हूं नेचुरल हैंडराइटिंग नहीं आ पाती, बल्कि इसमें लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो एनीवे, तो पॉइंट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं खुद ही भूल गया, हाँ, मटेरियलिटी के बारे में। तो मैंने कहा कंपनीज एक्ट 2013 भी ये कहता है कि कोई भी आइटम इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अगर 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगा, करेक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से ज्यादा होगा, तो उसको हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। या कोई भी आइटम जो 1 लाख से ज्यादा होगा, और वैसे इन दोनों में से जो हायर जो होता है उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, मटेरियल आइटम मान करके चलते हैं, यानी कि उसको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में क्लब करके नहीं लिखते। तो ये कंसिडरेशन है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। तो कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, चलो यही लिख लेते हैं, कंसिडरेशन consideration in selection of accounting policies.
अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसका मतलब ये है ये चीजें कंसीडर करनी चाहिए। ए, क्या कहा था मैंने? प्रूडेंस। ओहो, प्रूडेंस, PRUDENCE, प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब मैंने आपको बताया था, प्रूडेंस का मतलब है एक्सरसाइजिंग कॉशन या विजडम या डीप थिंकिंग, ये सब इसके मतलब है। सिंपल वर्ड्स में, एन एंटिटी मस्ट एक्सरसाइज प्रूडेंस इन द सिलेक्शन ऑफ इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी। करेक्ट? फॉर एग्जाम्पल, इन रिकग्नाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इन रिकग्नाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, we should exercise what we call prudence in the sense that we should be absolutely sure that we will receive the amount. There are reasonable chances that default will not take place. Correct? So, for example, entity should recognize entity should recognize revenue. Entity should recognize revenue only when entity has the right and there is reasonable certainty that amount will be collected. अब मैंने आज आपको सामान बेचा तो मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा, लेकिन मुझे तब करना चाहिए कॉशन अपनाते हुए, ध्यान में रखते हुए, इंटेलिजेंसी, विजडम अपनाते हुए कि भाई मुझे ये पैसा मिल जाएगा, इस बात की कुछ श्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन अगर मुझे लगता है कि पैसा मिलने में कुछ दिक्कतें होंगी तो प्रूडेंस ये कहता है कि इसको रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? इसी तरीके से आपको प्रोविजन बनाने चाहिए उन लायबिलिटीज के लिए या लॉसेस के लिए जो आपको लगता है कि हो सकते हैं, ये भी प्रूडेंस है। तो प्रूडेंस, तो हम कह सकते हैं कि प्रोविजन शुड बी मेड, for all probable losses या anticipated probable या anticipated losses। इनफैक्ट यही रीजन है कि हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जब हमें ऐसा लगता है कि संभावना है कि कुछ पैसा नहीं मिलेगा तो बेटर है कि हम उसका प्रोविजन बना लें। लेकिन एट द सेम टाइम हम एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं दिखाते हैं, ये भी प्रूडेंस के आधार पर, क्योंकि स्टैंडर्ड कहता है कि जो प्रॉफिट रियलाइज ही नहीं हुए उनको आपको अकाउंट्स में नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन जो लॉसेस हुए तो नहीं है लेकिन उनकी संभावना है होने की, तो उनको आपको प्रूडेंस के आधार पर रिफ्लेक्ट करना चाहिए। समझ में आ गया? यानी कि प्रूडेंस के आधार पर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड। एंटिसिपेटेड profits, gains should not be recorded.
फिर प्रूडेंस के बाद है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैं अब इसका मतलब बहुत अच्छी तरह आपको समझा चुका हूं, समझ में आया। फॉर्म का मतलब है समथिंग विच इज अपियरिंग फ्रॉम द आउटर लेयर, एंड सब्सटेंस का मतलब है इनर लेयर, डेट इज रियलिटी। इज इट क्लियर टू यू? तो एंटिटी शुड सेलेक्ट द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हेल्प्स टू प्रेजेंट ए कंप्लीट, true, relevant and fair picture of the what we call items of the financial statements. तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम सब्सटेंस ओवर फॉर्म का ख्याल करें। समझ में आया? जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था कि जब एसेट्स हैं, हम हायर परचेज सिस्टम पे खरीदते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, यानी कि बाहर से तो लगता है ये हमारे एसेट नहीं है बिकॉज वी आर नॉट द लीगल ओनर, बट इफ यू विल डिग डीप, then in reality we may say actually we are the real owner of the assets because we are using the asset, we are controlling the asset, we are driving the economic benefits out of that particular assets. तो फिर तो ये एसेट को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तो इसमें हम लिखेंगे एंटिटी must consider substance, substance का मतलब है reality, must consider substance in recording an item. For example, assets acquired on hire purchase basis are recorded in the financial statements, are recorded in the financial statements as per substance, as per substance, because मैंने तुम्हें बताया सब्सटेंस यानी कि रियलिटी ये कहती है कि वी आर कंट्रोलिंग द एसेट एंड वी आर ड्राइविंग द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ दिस एसेट, सो व्हाई नॉट वी शुड शो दिस पर्टिकुलर एसेट एज एन आर एसेट, इजंट इट और नॉट। तो ये कुछ कंसिडरेशन है जो कि किसी एंटिटी को कंसिडर करने चाहिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर में। यहां तक बात समझ में आई? उसके बाद है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड डिस्क्लोज ऑल मटीरियल आइटम्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स should disclose all material items, all material items, all material items, करेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सारे मटेरियल आइटम्स दिखाने चाहिए, करेक्ट। एज पर शेड्यूल 3, as per schedule 3 of Companies Act 2013, Companies Act 2013, an item of income and expense, an item of income or expenditure which exceeds %1 of the revenue
फ्रॉम ऑपरेशंस, ये बेटे इससे पहले की क्लासेस में भी आपने पढ़ा हुआ है, isn't it or not? और ₹1 lakh, whichever is higher, should be disclosed separately, तो उनको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करना चाहिए। समझ में आया? फिर स्टैंडर्ड कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में, जब आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करेंगे तो कैसे करेंगे, डिस्क्लोजर का तरीका क्या होगा, क्या हम अलग अलग जगह पर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज कर देंगे? नहीं, वो कहते हैं कि सारी अकाउंटिंग पॉलिसी एक ही जगह पर डिस्क्लोज होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग पॉलिसी शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जब आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, अब मैं ये नहीं कह रहा, बहुत से स्टूडेंट और टीचर्स की आदत है वो कहते हैं उसके नीचे, अरे भाई आप जरूरी नहीं है नीचे लिखो, आप साइड में लिख दो। ये किसने कहा कि नीचे ही लिखना जरूरी होता है? ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए, मेरे को लगता है साइड में आपकी पिक्चर क्लैरिटी नहीं आ रही, मैं 1 मिनट के लिए ऐसा करता हूं, आपको वो शो कर देता हूं। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा, लीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूं। समझ में आ गया? एक्चुअली कई बार ना ये, लीजिए, अब नजर आ रहा है, आप नोट कर ले फटाफट। कुछ बच्चे का मैसेज आया कि सर वो पिक्चर की वजह से हम नोट नहीं कर पा रहे। आइए, नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। Disclosure of accounting policy. Accounting policies should form part of financial statements. पहला तो पॉइंट ये मालूम होना चाहिए, all accounting policies should be disclosed all accounting policies should be disclosed at one place, एक ही जगह पे। ये नहीं कि आप स्प्रेड कर दो, एक यहां लिख दो एक वहां लिख दो, ऐसे थोड़ी होगा। अब एक बड़ा पॉइंट ध्यान से सुनो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट a remedy for wrong or inappropriate accounting। ये बेटे क्या मतलब निकला इसका, पहले तो मुझे ये बताना है। अच्छा, मैं अब स्क्रीन पे आ जाता हूं आपके, ये लीजिए पहले तो, फिर नहीं तो मजा नहीं आता है। ठीक है बेटे, अब समझना क्या है, ये तो मैंने बता ही चुका हूं कि अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा होनी चाहिए, एक ही जगह पर अकाउंटिंग पॉलिसी शो करनी है, चाहे नीचे चाहे दाएं चाहे बाएं। अब ऊपर तो मैं नहीं कहूंगा, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप साइड में कर सकते हैं, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि उनका डिस्क्लोजर एक ही जगह पर हो। करेक्ट? अगर आजकल आप न्यूज़पेपर्स वगैरह को ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनती हैं तो उसके राइट हैंड साइड पे जनरली एक बॉक्स बना करके उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने भी होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज वहां पर रिफ्लेक्ट होती है। खैर, वो राइट लेफ्ट डाउन कहीं पर भी आप कर सकते हैं।
ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे शो करना है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज मैंने जो थर्ड पॉइंट इसमें लिखा है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी इज नॉट ए रेमेडी। अब बेटे पहले क्या होता था, पहले फर्म्स बड़ी चालाकियां कर लेती थी, जितनी भी एंटिटी होती थी वो बड़ी चालाकी करती थी। जैसे कोई रॉन्ग अकाउंटिंग पॉलिसी उन्होंने अपना ली और नीचे लिख देते थे डिस्क्लोजर में, तो उनको लगता था कि भाई हमने ये मिस्टेक तो कर ली है, लेकिन ये मिस्टेक अब रेक्टिफाई हो गई है क्योंकि हमने नीचे डिस्क्लोजर दे दिया है। लेकिन अब नियम बड़े कड़े हैं। अब तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्लियर कर दिया है कि आप एक रॉन्ग पॉलिसी अपनाते हैं और उसके बारे में नीचे लिख देते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि अब आपने अपनी अकाउंटिंग ठीक कर ली है। समझ में आया? जैसे कि मान लेते हैं कोई चीफ अकाउंटेंट है किसी कंपनी का, अब उस कंपनी की वो क्या करती है, अपने रूटीन एक्सपेंडिचर को जो कि फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है उनको कैपिटलाइज करती है। जितने भी रूटीन खर्चे हैं फिक्स्ड एसेट के, जो रूटीन नेचर के, जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, उनको भी कैपिटलाइज करती है। ये तो गलत है भाई। रोजमर्रा के फिक्स्ड एसेट से संबंधित जो खर्चे होंगे उनको थोड़ी कैपिटलाइज करेंगे, उनको तो हमें एसपीएल में डालना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, रूटीन नेचर के खर्चे भी कैपिटलाइज कर लेती है और बाद में अकाउंटेंट जी अपने अकाउंट्स बनाने के बाद नीचे डिस्क्लोजर में लिख देता है कि एंटिटी इज फॉलोइंग ए प्रैक्टिस ऑफ कैपिटलाइजिंग द रूटीन एक्सपेंसेस। कैपिटलाइजिंग द रूटीन एक्सपेंसेस। पहले तो ये पॉलिसी कंपनी किस चालाकी की वजह से कर रही है? रूटीन नेचर के जो खर्चे हैं उनको कंपनी कैपिटलाइज करती है क्योंकि कंपनी जानती है कि हम पीएनएल में डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो कंपनी की कोशिश है कि अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाना चाहती है। अब नीचे वो डिस्क्लोजर में लिख करके ये सोच रही है कि हम तो बच गए, अब कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गलत माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? इवन बोथ सीए विल बी व्हाट वी कॉल, इवन सीए ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी विल बी अकाउंटेबल फॉर दिस मिस्टेक एंड देयर आर वेरियस व्हाट वी कॉल पनिशमेंट्स, नो डाउट अबाउट दैट। तो इसका मतलब है कि सिर्फ डिस्क्लोजर कर करके आप गलत अकाउंटिंग से बच नहीं सकते। बात समझ में आ गई? आइए इसके बारे में फिर हम बात करेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब क्या है? जब मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख रहा हूं, परख रहा हूं, तो मैं ये मान करके चल रहा हूं कि एंटिटी ने इन एजम्पशंस के आधार पर अपनी अकाउंटिंग करी है, यानी कि वो इंप्लाइड होती हैं और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को हमें अलग से रिफ्लेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यह आप लोगों को मुझसे बेहतर मालूम है। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस को क्या रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। अरे हां या ना? नहीं पड़ती है। करेक्ट। आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं जरा स्क्रीन से 2 मिनट के लिए इसलिए हट रहा हूं बेटे, क्योंकि मैंने देखा कि वो जगह घेर लेता है, फिर प्रॉब्लम होती है। आइए फटाफट लिख ले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। शुरू में हमने लिखाया भी था ना कि स्टैंडर्ड टॉक्स अबाउट दिस ऑल्सो। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। अब फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस का मतलब क्या है वो तो आपको मुझसे ज्यादा मालूम है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। आप सबको मालूम है कि फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है। क्या बताने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है बेटे मुझे? एक तो गोइंग कंसर्न है, सभी को मालूम है, गोइंग कंसर्न। बी, जल्दी से बता दो या खुद ही लिख लो, कंसिस्टेंसी। और सी, एक्रूअल। जब कोई एंटिटी अपनी अकाउंटिंग करती है, मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम ये मान करके चलते हैं कि फर्म ने इन एजम्पशंस का सहारा लिया हुआ है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में स्टैंडर्ड ये कहता है कि डिस्क्लोजर ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। समझ में आया कि नहीं आया? आइए मैं लिख लेता हूं, तो यहां पर लिख लें आप साथ साथ में कि डिस्क्लोजर ऑफ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस
accounting assumption is not necessary, यानी कि ये implied होती है. Correct? Is it clear to you? These assumptions are implied. These assumptions are implied. These assumptions are implied का मतलब है हम ये मानते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज कर रहे हैं कि फर्म ने इन एजम्पशंस को कंसीडर करा हुआ है अकाउंटिंग करते वक्त. मेन चीज क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि अगर फर्म ने इन 3 एजम्पशंस में से किसी एक को फॉलो नहीं करा है तब उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अगर इन तीनों में से किसी एक एजम्पशन को फर्म ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त फॉलो नहीं करा है तो तब हमें उसका डिस्क्लोजर करना जरूरी है, अदरवाइज हमें डिस्क्लोजर करने की जरूरत नहीं है. तो आओ लिख ही लें हम इस पॉइंट को भी. इस पॉइंट को हमने लिखा, इफ फर्म या इफ एंटिटी does not follow a particular fundamental assumption in that case disclosure is necessary. उस केस में डिस्क्लोजर जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे यह लगता है कि मैं बैलेंस शीट के बाद, जैसे आज मेरी बैलेंस शीट की डेट है और अगले 6 महीने के अंदर मेरा बिजनेस क्लोज होने वाला है, मुझे ऐसा लगता है, तो तब मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो करंट ईयर की बनाऊं, गोइंग कंसर्न को कंसीडर ना करते हुए बनाऊं. यानी कि अब मैं ये करते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाऊंगा कि मेरा बिजनेस क्लोज होने वाला है. इनडायरेक्टली इसका मतलब है कि जो एसेट्स जनरली हम हिस्टोरिकल कॉस्ट पर लिखते हैं उनको हमें अब कैरिंग अमाउंट पे लिखना पड़ेगा, या नेट रियलाइजेबल अमाउंट पर लिखना पड़ेगा. जो भी उनकी मार्केट वैल्यू से जितना पैसा हमें मिल सकता है और जो भी नफे नुकसान होंगे वो हमें इसी साल के स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में डेबिट करने पड़ेंगे. यानी कि जब गोइंग कंसर्न एजम्पशन को फॉलो नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि मैं करंट ईयर की जो अकाउंटिंग करूंगा तो करंट ईयर के अकाउंट्स में यह मान करके करूंगा कि मेरा बिजनेस अगले 6 महीने में अब क्लोज हो जाएगा. लेकिन करंट ईयर तो बीत चुका है ना, अब इसके बाद 6 महीने में क्लोज होगा. तो करंट ईयर की भी अकाउंटिंग जो मैं करूंगा, एसेट्स को मैंने कहा कि मैं अपनी रियलाइजेबल एसेट्स और लायबिलिटी को रियलाइजेबल अमाउंट पे लिखूंगा. अब जैसे एसेट बैलेंस शीट में 10 लाख का है लेकिन उसका रियलाइजेबल अमाउंट 3 लाख का है, तो 7 लाख का जो नुकसान होगा उसको भी मेरे को स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में दिखाना पड़ेगा. लेकिन अगर मैं बिजनेस को एज ए गोइंग कंसर्न के रूप में लेता हूं तो तब मुझे हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे अपनी अकाउंटिंग करनी होती है, तब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो सिंपल वर्ड्स में किसी भी एंटिटी को डिस्क्लोजर करना जरूरी होता है जब वो उनमें से वो किसी एक एजम्पशन को फॉलो नहीं करेगी. समझ में आया? जनरली वैसे ये पॉइंट होता है गोइंग कंसर्न से संबंध में. इसी से कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है? कंसिस्टेंसी का मतलब वैसे सिंपल ये है कि हमने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्ट कर ली हैं तो हमारी कोशिश ये है कि निरंतर उन्हीं अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज हमें आने वाले सालों में भी करना चाहिए, ताकि हम एक साल के अकाउंट्स को दूसरे साल के अकाउंट से कंपेयर करने में हमें परेशानी ना हो. तो इसलिए हम प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी एज्यूम करते हैं. लेकिन मान लो कभी कभी यह जरूरी हो जाता है अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाना. मान लो पिछले साल मेरी कोई अकाउंटिंग पॉलिसी और थी लेकिन कुछ कारणों से मुझे लगता है कि अब अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाने की जरूरत है, तो ऐसे में स्टैंडर्ड कहता है उसका डिस्क्लोजर जरूरी है. अगर आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कोई चेंज लाएंगे तो उसका डिस्क्लोजर जरूरी है, और डिस्क्लोजर में आपको यह बताना जरूरी है कि पुरानी पॉलिसी क्या थी, नई पॉलिसी क्या है, नई पॉलिसी को के आने से प्रॉफिट्स पर क्या असर पड़ा.
फिर इसी तरह से तीसरा, जैसा कि आपको मालूम ही है, एक्रूवल सिस्टम है। और एक्रूवल सिस्टम का मतलब है इस साल से संबंधित कितने खर्चे हैं और कितनी आय हैं, चाहे हकीकत में वो पैसा तुम्हें मिला हो या ना मिला हो, चाहे हकीकत में वो पैसा बाहर गया हो या ना गया हो, लेकिन अगर उस खर्चे का या इनकम का ताल्लुक इस साल से है, जिस साल के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो उस खर्चे को या उस इनकम को आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाएंगे। इसीलिए आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह ऐड करते हो या माइनस करते हो। अगर वो लास्ट ईयर के, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है तो आप ऐड करते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीजें हैं जो इस स्टैंडर्ड में बेटे हमें पढ़नी होती हैं। आइए अब मैं आपके सामने आ जाता हूं, बहुत देर हो गई है, ऐसा लग रहा है कि आइए जी। तो मैंने कहा बेटे, जब हम अपनी अकाउंटिंग करते हैं या जब हम किसी फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, तो हम हमेशा ये मानते हुए करते हैं कि इस एंटिटी ने इन फंडामेंटल एजम्पशंस का इस्तेमाल करा है। किसी एंटिटी के लिए यह जरूरी नहीं है डिस्क्लोजर में लिखना कि हमने फंडामेंटल एजम्पशंस के आधार पर अकाउंटिंग करी है, क्योंकि ये इंप्लाइड होता है। हां, अगर इन तीनों एजम्पशंस में से उन्होंने किसी एक एजम्पशन को यूज नहीं करा है तो तब उसका डिस्क्लोजर जरूरी हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताने की कोशिश करी, मान लो मेरा करंट ईयर खत्म हो गया, अगले 6 महीनों में मेरे को यह लगता है कि मैं बिजनेस क्लोज करूंगा किसी भी कारण से, तो तब मेरे को करंट ईयर की अकाउंटिंग कट पहले तो मुझे डिस्क्लोजर में लिखना पड़ेगा कि मैंने करंट ईयर की अकाउंटिंग इस आधार पर करी है कि हम गोइंग कंसर्न एंटिटी नहीं है। इसका मतलब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज को रियलाइजेबल वैल्यू पर लिखा है, और जो भी डिफरेंसेस होते हैं कैरिंग अमाउंट के और नेट रियलाइजेबल अमाउंट के, उनको हमने करंट ईयर के ही स्टेटमेंट और पीएनएल में डेबिट कर दिया है। करेक्ट? इसी तरह कंसिस्टेंसी, अगर हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज पे कोई चेंज लाते हैं तो उसका डिस्क्लोजर जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक तो ये कहता है कि हमने सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज रखी है, लेकिन अगर हमें करंट ईयर में कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लाया तो तब इसका मतलब मैं कंसिस्टेंसी के एजम्पशन को वायलेट कर रहा हूं, तो तब मुझे उसका डिस्क्लोजर करना लाजमी है। और एक्रूवल जो कहता है वो ये कि जिस साल के लिए आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस साल से संबंधित जितने भी खर्चे हैं और इनकम है उसको आप अपनी इस साल की स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट सेशन में जब मेरी और आपकी मुलाकात होगी तो आपकी बुकलेट जो मैंने आपको दी हुई है, उनके जो क्वेश्चंस थे उसको हम करेंगे AS1 के, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से रैप करेंगे। ठीक है? तो टिल देन, इट्स अ लवली गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम हियर इन दिल्ली।